स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इविल्स ऑफ मनी के बारे में कि आखिरकार मनी के इविल्स कौन कौन से हैं। मनी के इम्पोर्टेंस के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि मनी हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। हम लोगों ने देख लिया कि मनी हमारे लिए किस तरीके से अच्छा है। हम लोगों ने जब इम्पोर्टेंस ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तो कहीं ना कहीं उससे कुछ चीज़ें निकल के सामने आई कि मनी से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, यानी कि यू कैन बाई थिंग्स यू वांट। जो भी चीज़, जो भी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, वो चीज़ आप खरीद सकते हो। मनी के आने के बाद आप जितना चाहे उतना किसी चीज़ पे स्पेंड कर सकते हो। ये आपको पता होता है, यू नो हाउ मच यू स्पेंड। आपको किस कमोडिटी पे कितना खर्चा करना है ये आपको पता होता है, और उस तरीके से आप अपने इनकम को एडजस्ट कर सकते हो। मनी के आने के बाद से कहीं ना कहीं एक पर्सन की एक सर्टेन इनकम है, एक स्थिर इनकम है। ये मनी के आने के बाद से ही पॉसिबल हुआ। मनी के आने के बाद से ही आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो, मतलब यू आर सेविंग मनी। आप मनी के आने के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर सकते हो या आप कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो, मतलब यू इन्वेस्ट टू मेक मोर मनी। आप मनी को इन्वेस्ट करके और ज़्यादा मनी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मनी जो टॉपिक है उस चीज़ को अच्छे से हम लोग डिस्कस में स्टडी किए, और स्टडी करने के बाद से ये चीज़ें हमको जो है समझ में आई कि मनी हमारे लिए अच्छा कैसे है। लेकिन एक तरफ जहाँ मनी की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो मनी की कुछ बुराइयाँ भी हैं, ठीक है। और बहुत ही एक फेमस प्रोवर्ब है, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल्स। मतलब मनी जो है वो सारे बुराइयों की जड़ है, सारे बुराइयों का एक तरीके से रास्ता है मनी। मनी कहीं ना कहीं बुराइयों का एक रास्ता है, बुराइयों की जड़ है। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। तो हम लोग आखिरकार ये देखेंगे कि मनी क्यों बुरा है। एक तरह से मनी को हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी लाइफ के लिए मनी जरूरी है, मनी कैसे अच्छा है। अब हम यहाँ पे इसके इविल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मनी आखिरकार बुरा कैसे है, और फिर एक जो है हम लोग एनालिटिकल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। एक तरीके से सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद से एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे कि मनी अच्छा है या मनी बुरा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर हम लोग लेक्चर में, ये लेक्चर का पार्ट 1 है, हम लोग इविल्स ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मनी के कौन कौन से जो है इविल्स हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी के इकोनॉमिक इविल्स के बारे में, ठीक है। मनी के 3 तरह के इविल्स होते हैं, इकोनॉमिक इविल्स, सोशल इविल्स और मोरल इविल्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मनी के इकोनॉमिक इविल्स कौन कौन से, आखिरकार हमारी इकोनॉमी के लिए मनी बुरी कैसे है, अच्छी कैसे है, महत्वपूर्ण क्यों है, वो चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बुरी कैसे है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इट कैन बी सच दैट मनी इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। यानी मनी के इम्पोर्टेंस को कंसीडर करने के बाद से हम इस नतीजे पे पहुंचते, हमें पता होता है कि हमारे मॉडर्न इकोनॉमी के लिए मनी कितनी ज़रूरी है, और वो ह्यूमन लाइफ के लिए एक बोन की तरह है। उसके बिना ह्यूमन लाइफ का इमेजिनेशन करना भी मुश्किल है। बट सम टाइम इट बिकम्स अ कर्स फॉर द सोसाइटी एज इट गिव्स राइज टू इविल प्रैक्टिसेस। बट बहुत बार ये सोसाइटी के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है, काफ़ी बुरी होती है, और बहुत बार ये बुरी चीज़ों के जन्म का कारण भी बनती है। यानी बहुत बार इससे बुरी चीज़ें पनपती हैं।
मनी इज ऑल्सो द कॉज ऑफ मैनी एविल प्रैक्टिसेस। मनी बहुत बार बुरी चीजों का कारण भी बनती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार सोसाइटी में मनी बुरी चीजों का कारण कैसे बनती है, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे एक जो मनी के सारे जो इविल्स हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने के बाद से ये जो वर्ड है मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस वर्ड को हम लोग टच नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ जैसा मैंने बताया कि मनी के इम्पोर्टेंस को मैंने बता दिया कि मनी आखिरकार अच्छी कैसे है हमारे लिए। अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि मनी हमारे लिए बुरी कैसी है, और उसके बाद से हम लोग कंपेयर करेंगे कि मनी ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा बुरी है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इविल्स ऑफ मनी के बारे में। जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक इविल्स होता है, सोशल इविल्स होता है, मोरल इविल्स होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इविल्स के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक इविल्स। इकोनॉमिक इविल्स में पहला नंबर पॉइंट है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यानी मनी की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है। यहां पे बोल रहा है अ बिग प्रॉब्लम विथ इज दैट इट वैल्यू फ्लक्चुएट्स। इन दिस कंडीशन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज। मतलब मनी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मनी की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। मतलब वो मनी की वैल्यू कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। और इस कंडीशन में कमोडिटीज के प्राइसेस भी इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस। जब मनी की वैल्यू कम होती है तो कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्योंकि जो मनी का वैल्यू है उससे कमोडिटीज के प्राइसेस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जब भी मनी की वैल्यू गिरेगी तो कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, और जब भी मनी की वैल्यू बढ़ेगी तो कमोडिटीज के प्राइसेस डिक्रीज होंगे। When the value of money increases, then the price of commodities decreases and vice versa। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, this leads to inflation and deflation। और यही रीजन होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का। कैसे भाई? तो देखते हैं। देखिए, जब मनी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। जब भी मनी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मनी के वैल्यू में और कमोडिटीज के प्राइसेस में इनवर्स रिलेशन होता है। जब भी मनी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, और इसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। यानी जब कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज होंगे यानी इकोनॉमी में महंगाई आएगी, और महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन होता है, यानी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगी। ठीक उसी तरीके से जब मनी की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब भी मनी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कमोडिटीज के प्राइसेस डिक्रीज होंगे, और इसका रिजल्ट होगा इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगा। एक टाइम तक तो सही रहेगा, एक टाइम तक तो ठीक है, चलो भाई मनी की वैल्यू बढ़ रही है और कमोडिटीज को जो प्राइसेस हैं वो कम हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद से जब प्रोड्यूसर्स लॉस फेस करने लगेंगे, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा और वो बिकेंगे नहीं, तो फिर धीरे धीरे जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनियां हैं वो बंद होने लगेंगी। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो जाएगा।
इकोनॉमी में मंदी आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा और यही डिफ्लेशन कहलाता है। यही डिफ्लेशन का मेन जो है रीज़न है। तो डिफ्लेशन कहीं ना कहीं आने से इकोनॉमी को नुकसान होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो डिफ्लेशन रहेगा तो चलो पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है कमोडिटीज़ के वो कम हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो हम लोगों ने देखा कि मनी ही रीज़न है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन लाने के लिए। मनी की वजह से ही इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है, क्योंकि मनी का जो वैल्यू है वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। मनी का वैल्यू कभी भी स्टेबल नहीं रहता है और उसके वैल्यू में इनस्टेबिलिटी आने की वजह से ही जब भी उसकी वैल्यू कम होती है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि प्राइसेस जो है कमोडिटीज़ की वो इंक्रीज होने लगते हैं। और जब भी मनी की वैल्यू बढ़ती है तो कमोडिटीज़ के प्राइसेस डिक्रीज होने की वजह से इकोनॉमी में डिफ्लेशन आता है और ये आ रहा है मनी के वजह से ही। यानी एक बहुत बड़ा इविल है, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं डिमेरिट है मनी का हमारे इकोनॉमी के लिए। यानी हम लोगों ने देखा कि मनी की वजह से कैसे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आता है। अब दूसरा नंबर पॉइंट है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग संघर्ष। यहां पे बोल रहा है एवरीबडी एस्पायर्स टू गेट मनी। हर कोई मनी अर्न करना चाहता है, हर किसी को पैसे चाहिए। द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर टू गेट मोर एंड मोर मनी। जो अमीर हैं वो अपने पावर का यूज करके, अपने पैसे का यूज करके कहीं ना कहीं पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सके। यानी जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है और इसका ये रिजल्ट होता है कि जो अमीर है वो अमीर हो जाता है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअरर। यानी अमीर और अमीर होता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्लास स्ट्रगल का। दिस लीड्स टू क्लास स्ट्रगल इन द सोसाइटी। और इसका जो रूट है, इसका जो रास्ता है वो मनी ही है। यानी मनी इज़ द रूट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। यानी कि जब भी क्लास स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कैपिटल और लेबर के बीच में, यानी प्रोड्यूसर और वर्कर के बीच में। एक प्रोड्यूसर है वो कभी भी चाहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक लेबर कभी भी चाहेगा अपना वेलफेयर। मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका वेलफेयर हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, वेज मिले। और एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है प्रॉफिट हो, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। वर्कर और प्रोड्यूसर दोनों कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचेंगे और इससे इन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। और ये सब होता है मनी की वजह से। न मनी रहता, न एक रिच पर्सन कभी और ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचा, और ज़्यादा धनी होने के बारे में सोचता, और न ही वो किसी गरीब इंसान को जो है दबाने की कोशिश करता, उसका शोषण करता। यानी ये सारा का सारा जो रीज़न है इसके पीछे, क्लास स्ट्रगल के पीछे, जो आज हमारे समाज में क्लास स्ट्रगल जो हम लोग देख रहे हैं बहुत ही बड़े पैमाने पे, कहीं ना कहीं ये मनी के वजह से ही हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी चीज़ को, ठीक है। देखिए, कभी भी जो एक रिच पर्सन है वो अपने पावर का यूज करके, अपने पैसे का यूज करके कभी भी चाहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना। पैसा हर कोई अर्न करना चाहता है, ठीक है। जो रिच क्लास है वो भी पैसा कमाना चाहता है, जो पुअर क्लास है वो भी पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि रिच क्लास के पास सोर्स होता है, पैसे की पावर होती है, तो वो और ज़्यादा अमीर बनना चाहता है और ज़्यादा अमीर बनता भी है। और इस दौरान कहीं ना कहीं वो जो गरीब लोग हैं उनका कहीं ना कहीं वो शोषण करता है। यानी इसका परिणाम ये होता है
कि जो रिच क्लास है वो और ज़्यादा रिचर होते चले जाते हैं और जो पुअर क्लास है वो और ज़्यादा पुअरर होते चले जाते हैं। और एक टाइम के बाद से सोसाइटी में जो रिच पर्सन है और जो पुअर पर्सन है उनके बीच कहीं ना कहीं एक खाई बन जाती है और ये परिणाम होता है क्लास स्ट्रगल का, यानी इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये जो क्लास स्ट्रगल हुआ इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था मनी, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है और इस पैसे कमाने के चाहत में कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और एक टाइम के बाद से इन दोनों पार्ट्स में स्ट्रगल शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग क्लास स्ट्रगल बोलते हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है मनी, यानी हमारी सोसाइटी को डिवाइड करता है मनी। मनी के वजह से हमारा ट्रेड साइकिल कैसे इफेक्ट होता है वो देखते हैं। ओके, किसी भी इकोनॉमी में दो कंडीशंस आती हैं, बूम एंड डिप्रेशन। और ये बूम और डिप्रेशन जो आता है ना वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से आता है। बूम और डिप्रेशन का मतलब होता है, बूम का मतलब होता है तेजी, मतलब इकोनॉमी में तेजी आ रही है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों के इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, उनका इनकम इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इसके वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनका इनकम इंक्रीज हो रहा है और एक तरफ कहीं ना कहीं प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं बूम के पीरियड में। ठीक उसके अपोजिट डिप्रेशन में, डिप्रेशन मतलब एक तरह का मंदी का सिचुएशन होता है। इसमें कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर क्लास है उनको लॉस फेस करना पड़ता है, लगातार लॉस फेस करने की वजह से वो अपने बिजनेस को बंद करने लगते हैं। यहाँ पे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है, उनकी जो इनकम है वो घटने लगती है। तो ये जो बूम और डिप्रेशन का सिचुएशन आता है ट्रेड में, ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से आता है। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है मतलब कि इकोनॉमी में बूम का पीरियड आएगा, यानी कहीं ना कहीं प्राइसेस तो इंक्रीज होंगे बट प्रोड्यूसर क्लास को इससे बेनिफिट होगा। वो और ज़्यादा अपने जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी बिजनेस इसको एक्सपेंड करेंगे प्रोड्यूसर क्लास, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, लोगों की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक इसके अपोजिट जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगा, जब प्रोड्यूसर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी वो अपने जो बिजनेस है उसको शट डाउन करना शुरू करेंगे। इसमें लोगों को इसका रिजल्ट क्या होगा कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनका इनकम कम होना शुरू हो जाएगा। यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आया किसके वजह से? मनी के वजह से, क्योंकि मनी की वैल्यू स्थिर नहीं रहती है, स्टेबल नहीं रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। और यही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रीजन बन रहा है किसका? ट्रेड साइकिल्स का, यानी इकोनॉमी में बूम और डिप्रेशन आने का। और ये बूम और डिप्रेशन जब आते हैं ना इकोनॉमी में, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं, यानी कि दोनों तरीके से इफेक्ट करते हैं। ये इकोनॉमी को फायदा भी पहुंचाते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पे बोल रहा है, दिस इफेक्ट्स इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो बूम और डिप्रेशन है ये लोगों के इनकम को, उनके एम्प्लॉयमेंट को, कमोडिटीज के प्राइसेस को, लोगों की सेविंग्स को और जो इन्वेस्टर्स है उनके इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करते हैं। और बहुत बार समटाइम्स दिस इफेक्ट इज पॉजिटिव, कभी कभी ये जो प्रभाव होता है वो पॉजिटिव होता है और कभी कभी समटाइम निगेटिव, ये निगेटिव भी होता है। व्हेन द ट्रेड साइकिल इज निगेटिव, जब ये ट्रेड साइकिल निगेटिव होता है, देयर आर मैनी फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी, उस समय इकोनॉमी में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं। जैसा हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रीजन होता है इकोनॉमिक बूम का, और यही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से ही इकोनॉमिक रिसेशन भी आता है हमारी इकोनॉमी में।
जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि इकोनॉमिक बूम या इकोनॉमिक रिसेशन हमारे सोसाइटी में इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे, सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पे, इन सारे सेक्टर्स पे अपना प्रभाव डालते हैं। और ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो जब भी ये निगेटिव होते हैं तो हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जब हमारी इकोनॉमी में बूम का पीरियड आता है तो सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसमें, क्योंकि ग्रोथ का पीरियड होता है। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसके वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। और यही रीज़न होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इस पीरियड में लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, वर्कर हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है जिससे इनका इनकम इंक्रीज होता है। चाहे हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता है, इस वजह से उनका इनकम जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक इसके अपोजिट जब इकोनॉमिक रिसेशन का पीरियड होता है तो रिसेशन के पीरियड में लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्लास को लॉस होता है। वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो कभी भी लॉस फेस करके तो अपना बिजनेस रन करना नहीं चाहेगा। और इस वजह से लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है इकोनॉमी में। जो लोगों का इनकम है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है। यानी जो हमारा इकोनॉमिक बूम है उसके कुछ अलग अपने इफ़ेक्ट है डिफरेंट सेक्टर्स पे, चाहे वो इनकम का सेक्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो। ठीक उसी तरीके से जो रिसेशन है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका कहीं ना कहीं काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, है ना। जो इकोनॉमिक बूम है उसका ऑलमोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल रहा है। हाँ, प्राइसेस कमोडिटी के इंक्रीज होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार होता है। लेकिन इसके अपोजिट इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम में लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उनके पास रोजगार नहीं रहता है, उनकी इनकम भी डिक्रीज होती है, यानी जीडीपी कंटिन्यूसली डाउन होते चला जाता है। और ये किसी भी इकोनॉमी, किसी भी देश के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन होता है। यानी हम लोगों ने देखा कि जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं, यानी बूम और रिसेशन का जो पीरियड आता है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से आता है। और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आने का मेन रीज़न है क्या? मनी, क्योंकि मनी का वैल्यू स्टेबल नहीं रहता है। और इस ट्रेड साइकिल्स का हमारे सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लिया। अब चौथा नंबर जो पॉइंट है वो है इनकरेजमेंट ऑफ लोन टेंडेंसी, यानी लोन लेने की जो प्रवृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है, इंक्रीजमेंट होता है मनी के आने से। मनी के आने से ही एक इंडिविजुअल, चाहे वो एक कंट्री, उसके अंदर ये प्रवृत्ति डेवलप्ड हो जाती है कि भाई हमको तो अब जैसे क्या है, मनी जब भी होता है इकोनॉमी में, डिफ्लेशन का सिचुएशन होता है, मंदी की स्थिति होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी का सर्कुलेशन करती है। बैंकों को ये गाइडलाइन इशू किए जाते हैं कि लोगों को ईजिली लोन प्रोवाइड किए जाए। अब लोगों को ये पता होता है कि आज हम अगर चाहें तो बैंकों से आसानी से हमको लोन मिल सकता है, तो उनकी जो खर्च करने की प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। अनावश्यक रूप से लोग क्या करने लगेंगे, अपने एक्सपेंस को इंक्रीज करने लगते हैं दिखावे के चक्कर में। ठीक है, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के चक्कर में। एक होता है ना कि यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एंड नेशन ट्राई टू शो देमसेल्फ प्रॉस्पेरस, मतलब वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं, उनके अंदर एक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। उनका जो लिविंग जो भी उनका जो रहन सहन का तरीका है, ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो उनका है वो कहीं ना कहीं दूसरों से बहुत अच्छा है। चाहे ना वो
जो है कर्ज मांग के ही दिखाना पड़े, बैंकों से लोन लेके ही दिखाना पड़े, क्योंकि उनको ये कर्ज, ये लोन काफ़ी आसानी से मिल रहा है, इसलिए उनके अंदर ये प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। चाहे वो हम एक एज अ इंडिविजुअल लेवल पर देखें या फिर एक कंट्री के लेवल पर देखें। अब जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, पाकिस्तान है, क्योंकि उसको पता है कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से उसको आसानी से लोन्स प्रोवाइड हो जाएंगे, इसलिए वो लोन लेके भले ही अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे उसको इन्वेस्ट नहीं करता है, थोड़ा ही करता है, उससे ज़्यादा वो इलीगल एक्टिविटीज़ पे उसको एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हमको लोन जो है काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। यही चीज़ देखते हुए ना वैसे देशों के लिए जो है ब्लैक लिस्ट, जो है ब्लैक लिस्ट बनाया गया, या उसको जो है ग्रीन लिस्ट बनाया गया, मतलब बहुत सारे लिस्ट बनाए गए कि आप जो है इन सारे क्राइटेरियाज को अगर फॉलो करिएगा तभी आपको हमसे लोन मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ किया गया कि इन कंट्रीज़ के अंदर ये टेंडेंसी डेवलप्ड हो गई है कि हमको लोन्स आसानी से अवेलेबल हो जा रहे हैं और उन पैसों को हम किसी भी तरीके से मिसयूज कर सकते हैं। तो ये सब किसके वजह से हो पा रहा है? यानी ये जो लोग हैं हमारे आसपास के, हमारे सोसाइटी के लोग हैं जो अपने दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा आज एनपीए बढ़ रहा है, लोग पैसे ले रहे हैं लेकिन बैंकों को लौटा नहीं रहे हैं। कंट्रीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल डेप्ट ले रही हैं। ये आखिरकार क्यों हो रहा है? ये जो एक कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, चाहे वह एक एज ए इंडिविजुअल लेवल पर हम देखें, चाहे एज ए एक कंट्री लेवल पर देखें। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मनी है। क्योंकि मनी के आने की वजह से ही तो डिफर्ड पेमेंट पॉसिबल हो पाया, मनी के आने की वजह से ही तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ईजी हो पाया, मनी के आने की वजह से ही तो लोन प्रोवाइड करना आसान हो पाया। मनी नहीं रहता तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। यानी मनी कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट डाल रहा है इन चीज़ों पे। जैसे मैंने बताया अभी कि एक पर्सन है, एक पर्सन को पता है कि उसको आज लोन काफ़ी इजी वे में अवेलेबल हो जाएगा बैंकों से, तो वो पर्सन अगर किसी सेक्टर में वो जो है खर्चा नहीं भी करना चाहता है, फिर भी उसके दिमाग में चलने लगेगा कि भाई हो सकता है मेरे को एजुकेशन लोन मिलेगा तो मैं क्यों ना जो है इसको उस फील्ड में यूज करूं, मेरे को लोन इजी वे में मिल रहा है तो क्यों ना मैं इससे बहुत सारी कमोडिटीज़ परचेज कर सकता हूं, मेरा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है ना। यानी पर्सन को पता है कि उसको लोन काफ़ी इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, इसलिए जो उसकी अननेसेसरी डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है बैंकों पे जो एनपीए है, बैंकों का एनपीए वो बढ़ता चला जाता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वैसे लोन जो बैंकों से लिए तो गए हैं लेकिन अभी लौटाए नहीं गए हैं, यानी चुकाए नहीं गए हैं। यहाँ पे मैंने एक डाटा शेयर किया हुआ है कि बैंकों का 2020 का ये डाटा है कि बैंकों के पास अभी कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, मतलब बैंकों के द्वारा जो कर्ज दिया गया है लोगों को और वो लौटाया नहीं गया है, उसका अमाउंट कितना है। हम लोग देख सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, इस तरह के जो 12 यहाँ पे डाटा है, 12 पब्लिक सेक्टर्स के बैंक है, उनका जो टोटल ग्रॉस एनपीए है वो यहाँ पे 5,46,615 करोड़ रुपए। सोचिए कितना एनपीए, यानी कितना ये जो पैसा है ये बैंकों का डूब चुका है। प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक देखिए, 19 प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक और उनका जो टोटल ग्रॉस एनपीए है वो है 2,04,358 करोड़ रुपए। यानी लोगों ने लोन तो लिए हैं पर उसे उन्होंने वापस नहीं किया है। यानी ये जो लोन टेंडेंसी है जो लोगों के बीच में इनकरेज हो रही है, लोग लोन लेने के लिए जो प्रोत्साहित हो रहे हैं, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? इसके पीछे का मेन रीजन है मनी। क्योंकि मनी के आने के बाद से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हुई।
तो एक तरफ तो जो डिफर्ड पेमेंट है वो करना आसान हुआ। हम अगर किसी से कर्ज ले रहे हैं तो उसको हमको पेमेंट करना है, किस रेट से करना है, कितना इंटरेस्ट उस पर ऐड करके करना है, ये तो आसान हुआ। लेकिन कर्ज काफी आसानी से उपलब्ध होने लगा, लोगों ने उसे लौटाना बंद कर दिया, और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अभी हम लोग डाटा देख रहे हैं, उनकी स्थिति काफी खराब हो गई। और ये सब कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो मनी है। लास्ट पॉइंट है हम लोग डिस्कस करेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यानी मनी के आने के बाद से कहीं ना कहीं इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे सोसाइटी में अनइक्वली होने लगा। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ब्रिंग्स प्रॉफिट फॉर अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड लेस फॉर द अदर। यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का जो एक पार्ट है उसके पास प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा जाता है और एक पार्ट के पास कम जाता है। अब सपोज करिए इन्फ्लेशन है तो उसमें प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कोई बिजनेसमैन जो है वो इमोरल एक्टिविटीज़ भी करने लगते हैं, जैसे आर्टिफिशियल स्कार्सिटी वगैरह, एडल्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब मिलावट हो गया, कालाबाजारी हो गया, ये सारी चीज़ें जो बिजनेसमैन है वो करने लगते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करने लगे। ये जो प्रॉफिट कमाने का जो एक उनके अंदर एक जो भूख रहती है वो किस वजह से है? मनी की वजह से है, क्योंकि मनी ही रीजन है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का। इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी में आता है तो जो प्रोड्यूसर क्लास है यानी सोसाइटी का एक सेक्शन है उसके पास प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, और जो दूसरा सेक्शन है वो कहीं ना कहीं उसके पास प्रॉफिट का पार्ट न के बराबर पहुंच रहा है। यानी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो अनइक्वली हो रहा है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ही रीजन है जिसकी वजह से जो एक वर्ग है हमारी सोसाइटी का, एक क्लास है, प्रॉफिट का एक ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वहाँ पे जाता है, और जो दूसरा क्लास है वहाँ पे प्रॉफिट का जो पार्ट है वो ना के बराबर पहुँचता है। तो रीज़न क्या होता है? जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होने लगता है। यानी जो एक सेक्शन है सोसाइटी का वो ज़्यादा से ज़्यादा धनवान हो जाता है, और जो दूसरे सेक्शन है हमारे सोसाइटी के वो कहीं ना कहीं और गरीब होते चले जाते हैं। ये इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का। और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हमारी सोसाइटी में किस वजह से आती है? मनी के वजह से आती है। यानी मनी ही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, दो क्लास में डिवाइड हो जाती हैं, उनके बीच इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वली होने लगता है, और उसकी वजह से जो दोनों पार्ट हैं, दोनों क्लास हैं, उनमें स्ट्रगल का सिचुएशन राइज हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 पॉइंट्स डिस्कस किए इकोनॉमिक इविल्स के बारे में। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मनी की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज होने लग रहे हैं, या जो इकोनॉमी है उसमें डिफ्लेशन आने की वजह से कमोडिटीज़ के प्राइसेस कितने गिर जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ जा रही है। हमारी इकोनॉमी में क्लास स्ट्रगल की सिचुएशन भी हो जा रही है, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाह रहा है, और जो अमीर है वो और ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। और इन दोनों जो क्लास है, जो दोनों वर्ग हैं, इनमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो जा रही है। कहीं ना कहीं मनी के वजह से ही ट्रेड में बूम और डिप्रेशन वाली सिचुएशन आती है, और ये अलग अलग तरीके से सोसाइटी पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। मनी की वजह से ही जो लोन लेने की प्रवृत्ति है, जो लोन लेने की टेंडेंसी है,
चाहे एज अ कंट्री लेवल पे, चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन के लेवल पे, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होते जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि मनी की वजह से ही हमारी सोसाइटी में जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वली होता है। यानी ये थे मनी के इकोनॉमिक इविल्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी के सोशल इविल्स के बारे में। ओके।